రాజస్థాన్ మహారాష్ట్రలో లాంచ్ అయినది. సిస్టమ్ ఎలా ఉందో దానిలో పద్ధతిలో నచ్చక రిజైన్ చేసి 15 ఏళ్ళు అయింది. ఏ బెనిఫిట్స్ పొందకుండా రిజైన్ చేసి ప్రస్తుతము ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో విక్టోరియన్ గవర్నమెంట్కి అడ్వైజర్గా ఉన్నారు, ఎకనామిక్ అడ్వైజర్గా. నా కుడివైపున రాహుల్ పండిట్ గారు, నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ స్వర్ణ భారత్ పార్టీ. ప్రస్తుతం నేను సంజీవ్ సబ్లోక్ గారికి మైక్ అందజేస్తున్నాను. ఫర్దర్ ఆయన మాట. धन्यवाद अभी जी, आप सबका स्वागत है। मैं हिंदी में बोलूँगा, ये उसके बाद अनुवाद करेंगे तेलुगु में। जी ये मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ भारत का, कि भारत पिछले 20 शताब्दियों में 2000 ईयर्स में भारत वर्ल्ड का नंबर 1 देश था, रिचेस्ट देश था 12 शताब्दियों में। बाकी 8 में से 6 शताब्दियों में भारत सेकेंड रिचेस्ट देश था। यानी कि भारत वर्ल्ड का सुपर पावर था और 2000 साल से सुपर पावर था, और उससे पहले भी सुपर पावर था। आप सब जानते हैं कि भारत की सभ्यता, भारत की लिटरेचर, भारत का साइंस, भारत का आप सब हर किस्म का नॉलेज देखिए, भारत वर्ल्ड में नंबर 1 था। सिर्फ 200 साल तक अभी हमारा भारत की हालत खराब हुई जब ब्रिटिश हमारे यहाँ पे आके रूल करना शुरू किया। उसके बाद हमारे 65 साल चले गए, हम ब्रिटिश भी चले गए, 65 साल चले गए, तो हमने थोड़ा प्रगति की। अब हम पहले जैसे पुअर नहीं है, हम गरीब नहीं है उतना, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो गया है। परंतु एक बात जरूर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो आपका साउथ कोरिया, आपका सिंगापुर, आपके इस प्रकार के बहुत देश थे जो भारत से पर कैपिटा इनकम में कमजोर थे, देवर वीकर, हमारे से बहुत नीचे थे। अब 65 साल बाद हम थोड़ा सा इंप्रूव हुए हैं और वो चले गए हैं 20 गुना आगे। उनकी पर कैपिटा इनकम, उनकी जो कंडीशंस है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनका इंटरनेट स्पीड्स, उनका हेल्थ, एजुकेशन, आप एजुकेशन में देखिए पीसा स्कोर, आप जानते हैं पीसा एग्जाम होता है एजुकेशन कंपैरिजन, इंडिया वर्ल्ड का वर्स्ट है और चाइना और ये साउथ कोरिया और सिंगापुर वर्ल्ड के बेस्ट हैं। तो ये कैसे हो गया कि जो भारत इंडिपेंडेंट आज़ाद हो गया उसके बावजूद हम फिर से नंबर 1 पे नहीं हैं? ये सवाल मेरे को पूछने को तब मिला जब मैं सर्विस में ज्वाइन किया 1982 में, और पता लगा कि सिस्टम कंप्लीटली करप्ट हो चुका है 1982 में। अभी तो और भी हो गया है, मतलब मिनिस्टर्स का एक ही धंधा है, 100% एक धंधा है, पैसा बनाना, लूटना। और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनका एक धंधा है, काम नहीं करना जो उनको करना है, सिर्फ उसकी चापलूसी करना मिनिस्टर की, और पैसा बनाना। काफी सारे ब्यूरोक्रेट वो भी पैसा बनाते हैं। तो इस सिस्टम में जब मैंने देखा कि इतनी सारी त्रुटियां हैं, पर भारत इतना नंबर 1 ग्रेट देश है, किताब एक मैनिफेस्टो बनाया। यहीं हैदराबाद में हमारा इंस्टीट्यूट है, इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट, हमने यहाँ खोला हैदराबाद में। वो भी यहाँ पे उसके जो इसके फाउंडर हैं अजय गांधी, वो भी आने की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आएंगे। पर वहाँ से शुरुआत हुई, 18 साल हो गए, 1998। उसके बाद मैंने सर्विस छोड़ दी, रिजाइन कर दिया। जैसे इन्होंने कहा इस सर्विस में अंदर रहने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने सोचा कि अब हमारे को एक देश को एक लिबरल पार्टी चाहिए। हमारी सारी पार्टियां एक के बराबर एक है, दे आर ऑल कहते ना सेम 100% सेम। जैसे कि कांग्रेस, बीजेपी, इन सब में कोई अंतर नहीं है। उनका सबका एक ही एजेंडा है कि सरकार सब कुछ करेगी, सरकार होटल चलाएगी, सरकार हमारा एयरलाइंस चलाएगी, सरकार हमारे बैंक चलाएगी। अब आप ये पूछेगा सरकार का एक्चुअल काम क्या है? लिबरल एजेंडा होता है जो कहता है कि हम फ्री आदमी हैं, फ्री सोसाइटी है, हम अपना चलाएंगे सब कुछ, होटल हम चलाएंगे, एयरलाइंस हम चलाएंगे, अपना बैंक हम चलाएंगे। सरकार का काम है सिर्फ ये 3, आपका डिफेंस, आपका पुलिस लॉ एंड ऑर्डर, और आपका जस्टिस यानी कि आपका जुडिशरी। ये मेन काम है सरकार। और हमारी सरकार जो सोशलिस्ट सरकार है, जो समाजवादी पार्टियां हैं, उन्होंने सिर्फ यही किया कि वो सब काम जो उनको नहीं करना चाहिए था उसमें लगे रहे। वो उसमें क्यों लगे रहे वो आपको मैं बताऊंगा। उनको पैसा था, उसमें से पैसा आता है, उसमें से पब्लिक सेक्टर में अपने आदमियों को नौकरी मिलती है, वो उनका धंधा है। उस धंधे के लिए ये हमारा सारा पैसा लूट रहे हैं।
जो काम करना चाहिए था, पुलिस को पैसा देना चाहिए था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज देने चाहिए थे, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जुडिशरी को देने चाहिए थे, वो नहीं दिए। डिफेंस भी हमारी बात बहुत वीक है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उसमें भी हमने प्राइवेट सेक्टर को बंद कर दिया। अरे प्राइवेट सेक्टर हम लोग हैं ना, प्राइवेट सेक्टर तो नाम को बदनाम करती है सरकार। प्राइवेट सेक्टर सिटीजन है, सरकार नौकर है। अब सरकार कहती है मैं आपका बाप हूं, आप प्राइवेट सेक्टर है, आप गंदे हैं। अरे तुम नौकर, हमको प्राइवेट सेक्टर बोल के बदनाम करते हो। प्राइवेट सेक्टर इज सिटीजन्स, हम लोग हैं सिटीजन्स, हम लोग प्राइवेट सेक्टर है भैया। वो प्राइवेट सेक्टर सारा कंट्री होता है, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं सारा एक एक चीज। सरकार जो प्रोड्यूस बन गई है व्यापार। हमारी सरकार को होटल चलाने का कोई मतलब नहीं, हमारी सरकार को बैंक चलाने का मतलब नहीं, हमारी सरकार को पुलिस को फंडिंग करना है, जुडिशरी को फंडिंग करना है, बैकलॉग। यहाँ पे जस्टिस का तो नाम ही नहीं, निशान नहीं। आपका पुलिस केस होता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, उसको इन्वेस्टिगेशन का रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पास फंड्स नहीं है। ठीक है, करप्शन भी होता है पुलिस में, वो बात की बात हम करेंगे, बात करेंगे, पर सपोर्ट करना चाहिए हमें। हमारा मेन जॉब है कि हम इन चीज़ों को काम करें। तो ये जब बात मेरे को पता लगी तो मैंने एनालिसिस भी किया कि क्यों होता है ये। इसके दो कारण हैं। एक कारण हमारा जो वो 4-5 करोड़ का बोली चलती है कि टिकट आपको पैसा देने पड़ेगा तब आपको टिकट मिलेगा। फिर आप टिकट लिया तो आपको 4-5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे इलेक्शन में। 10 करोड़ रुपया आपने खर्च कर दिया। आप बताइए, आप मिनिस्टर बने तो क्या करेंगे? आप बताइए, मेरे को बताइए, कोई बता दीजिए आप में से कि अगर ऐसा आदमी जिसने 10 करोड़ रुपया खर्च किया वो मिनिस्टर बना, वो क्या करेगा? बताइए, क्या करेगा? और पैसा बनाए, 20 करोड़ बनाए, 20 करोड़ बनाए, 100 करोड़ बनाए, 300 बनाए, 1000 करोड़ के बना सकते। वो आपका नागरिक को देखने के लिए उसका धंधा नहीं है। उसको सिर्फ ये है कि मैं किस प्रकार से मेरे मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, मैं सब नाम नहीं लूंगा, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं नाम अपनी किताब में लिखे हुए हैं, अगर मेरी आप पढ़े तो आपको पता चलता है कौन किसकी बात कर रहा हूँ। चीफ मिनिस्टर्स पैसा के लिए ही पैसा के लिए ही उनका धंधा है, पैसा नहीं। हम क्या करते हैं, उनको 35 साल का नौकरी देते हैं। मैं जब IAS में आया था 1982, आप लोगों ने ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, हम लोगों ने, प्रियम्बल हमारा सबका है कि आप पक्की नौकरी दे दी। जो भी आपका सरकारी नौकर है उसकी पक्की नौकरी 35 साल की नौकरी हो जाती है। अगर आप 22 ईयर्स एज में, मैं 22 में ज्वाइन किया था, 22 में ज्वाइन किया, आपका 58, 59, 60, 35 साल, 36 साल की नौकरी पक्की। उसमें आप काम करें ना करें, उसमें आपका प्रमोशन गारंटी। उसमें आप करप्ट हो जाएं तब भी आपको पकड़ नहीं सकते, क्योंकि आर्टिकल 311 है कॉन्स्टिट्यूशन का, हमने प्रेस रिलीज में लिखा है। वो इतना डिफेंड करता है अपना इस करप्शन को। आर्टिकल 311 वो किस खुशी में बनाया है हमने। सारे वर्ल्ड में स्टेटस देने का कोई मतलब नहीं। वो हमारी नौकर है, नौकर को हम क्यों अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हम अपना जुडिशरी का स्टेटस बना सकते हैं, हम अपने पार्लियामेंट का स्टेटस बना सकते हैं। हम अपने नौकरों का स्टेटस नहीं बनाएंगे। हम अपने नौकरों को स्टेटस दिया है नेचुरल जस्टिस का, इतना ज्यादा कर दिया ताकि वो उसको निकाल नहीं पाते। हमारे आपने देखा है इंसेंटिव्स क्या, ये दो कारण। उसका सोल्यूशन भी मैंने ढूंढा, सोल्यूशन ढूंढा। ऑस्ट्रेलिया में जैसे गया मैं काम करने के लिए, वहां पे आप पहला सोल्यूशन देखिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। यानी कि कोई भी आदमी अगर कंटेस्ट करता है इलेक्शन तो उसको $2 मिल जाता है। डिफरेंट नेशंस में डिफरेंट रेट है। तो उससे क्या कि अच्छा आदमी, जैसे यहाँ पे 20 रुपया मिला, 30 रुपया मिला पर वोट, तो मधु अच्छा आदमी है, कंटेस्ट करना चाहता है इलेक्शन, और उसके पास 5 लाख रुपया उसका रेस कर लिया। उसने 5 लाख रेस किया, 5 लाख खर्चा किया, उसके पास 50,000 वोट आ गए। 50,000 वोट का उसको मिला है 20 रुपया करके 10 लाख रुपया। उसका नुकसान नहीं हो। इस प्रकार से अच्छे आदमी आना शुरू होंगे। अच्छे आदमी आएंगे तो बाकी लोग आना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। वो 5-10 करोड़ करेंगे, उनको वोट कम मिल रहे हैं तो वो तो छोड़ देंगे काम। तो इस प्रकार से सारे वर्ल्ड में आपको स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन जरूरी होता है डेमोक्रेसी में। हमारे देश में ये हमने नहीं किया। क्यों नहीं किया मेरे को पता नहीं। इट इज द मोस्ट फंडामेंटल रिफॉर्म जो हमें करना है। हम कहते हैं कोई पार्टी करे, हमें उससे मतलब नहीं। ये रिफॉर्म जरूरी, इमीडिएट जरूरी है, ताकि अच्छे आदमी इलेक्शन में आना शुरू हो जाए। दूसरा, आप सबका जो टेन्योर है सीनियर लेवल पे खत्म कर दीजिए। कोई IAS वाईएस का टेन्योर नहीं है, कोई IAS भी नहीं है, सब खत्म। सीनियर में दिए मेरे को 35 साल की नौकरी, मैं काम ना करूँ, आप मेरे को पैसा देते जाएंगे। लाल बत्ती से मैं घूमता रहूंगा, बड़ा बड़ा बंगला होगा, मेरे 4 नौकर होंगे, किस खुशी में? आपका जो कमिश्नर है वो आपका गंद बना के रखा हुआ है, उसको आप निकाल नहीं सकते, उसको निकालना पड़ेगा। आपको पावर होनी चाहिए। यू आर सिटीजन्स, आप मालिक हैं। आपने नौकरों को इतना बढ़ा चढ़ा के दे दिया स्टेटस। वो लाल बत्ती लेके VIP बनते हैं। बेगमपेट में कौन जा सकता है? बेगमपेट और एयरपोर्ट में
आम आदमी जा सकता है क्या? आपका नौकर जाता है, किंतु आपका नौकर जरूर वहीं जाता है। आपके नौकर को पावर दे दिया आपने, आपको हम देते हैं बेगमपेट, आप यूज करो। आपको सब जगह का बड़े बड़े घर दिए दिल्ली में, बड़े बड़े घर, सिंगल स्टोरी घर। हमारे नौकरों को इतना बड़ा बड़ा बंगला क्यों दिया आपने? ऑस्ट्रेलिया में कोई किसी को भी सरकारी घर नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। किस खुशी में देते हैं उनको? नौकरी, पैसा दिया, अपना घर लो, मार्केट से लो। नौकर को घर दे दिया आप लोग। नौकर को आपने सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है। तो नौकर को सिर पर चढ़ाएंगे, मिनिस्टर को करप्ट ही होना है, तो फिर आप क्यों? कोई सरप्राइज है कैसे? कोई हैरानी की बात है क्या कि हमारी हालत इतनी खराब बन चुकी है? नंबर 1 हम देश थे और अब नंबर 100 हो गए। नंबर 1 हमें बनना है, मेरा यही मकसद है। हमारे पार्टी का है भारत सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से बनेगा, यूएसए से बड़ा होगा, चाइना से बड़ा होगा। सबको अपने आइडियाज, कल्चरल आइडियाज, स्पिरिचुअल आइडियाज, जो भी हमारे हैं आइडियाज, हम सबको देंगे, मॉरल फोर्स बनेंगे। परंतु उसके लिए हमें वेल्दी बनना पड़ेगा, हमारे पास बहुत सारा पैसा होना पड़ेगा, हमारे पास कोई गरीबी नहीं होनी पड़ेगी। अगर आप गरीब आदमी हैं और आपके लेक्चर मारते हैं, कोई सुनने नहीं वाला आपको है। तो ये हमारा मैसेज है, बेसिक मैसेज, कि हम अपने इंसेंटिव्स को फिक्स करें। और दूसरा काम, सरकार का काम क्या है वो हमें बहुत जरूरी से समझना है। सरकार का काम वही है जो उसको हमने बताया 3 काम, और थोड़ा सा सड़कें बनाए, थोड़ा सा फैसिलिटेशन करे, यानी कि जो गरीब है उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, हर बच्चा जो गरीब है उसको एक एजुकेशन मिले और गारंटीड मिले, वो उसका काम है। उसका काम होटल चलाना नहीं है, उसका काम बैंक चलाना नहीं है, उसका काम हमारा जो कितने लॉस मेकिंग, हमारा माले आशालय कितना लूट के गए हैं, सब जगह पे हमारा बैंक्स को लूटा जा रहा है, क्योंकि ये लोग क्रोनी कैपिटलिस्ट और पॉलिटिशियन सब मिल गए हैं और हमारे देश को लूटे जा रहे हैं, और हम लोग चुप बैठे हैं। और हम, एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी आती है, उसको इलेक्ट करते हैं, सब के सब एक ही बराबर, एक ही, कहते ना, एक ही खेत की एक ही, लाइक सेम बर्ड्स ऑफ द सेम फैदर, कोई फर्क नहीं उन दोनों, उन सब में। ये पार्टी का बहुत जबरदस्त फर्क है कि लिबरल पार्टी, इंडिया ओनली लिबरल पार्टी। भारत की पहले लिबरल पार्टी कौन थी? शायद आप जानते हैं, स्वतंत्र पार्टी का नाम सुना होगा, राजा जी ने बनाई थी 1959 में। मैं 59 का पैदा हुआ हूँ, राजा जी ने 59 में एक पार्टी बनाई थी, स्वतंत्र पार्टी। 1967 में उसके 44 वाले लोग रहते हैं, ISIS, इसको बंद कीजिए। आपने जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका CEO जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो खुद हायर कीजिए। व्हाई शुड द स्टेट गवर्नमेंट क्यों आपका अपॉइंट करती है कमिश्नर? आप लोग हैदराबाद वाले लोग अपॉइंट कीजिए, और जब काम नहीं करता उसको निकालिए। फुटो, ये प्लेटफॉर्म, आपका प्लेटफॉर्म आपके लिए बनाया है। आप आए, आप जुड़े, आप ये मैसेज आपको दें, और भारत का जो पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ये आपको 5 साल 10 साल लगेगा, जरूर लगेगा। आपको लॉज चेंज करने हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना है। इसमें आपको 350 सीट चाहिए पार्लियामेंट में। इस पार्टी का एक ही मकसद है, ये सब चेंज करे, और ये चेंज तभी होगा जब आप और सब जनता समझ जाएंगे, और समझने के बाद आप में से ही आगे आएंगे लीडर्स, और आप ही इसको आगे ले जाएंगे। धन्यवाद। I would like to speak as well. I can in Telugu. तेलुगु में बोलिए, हिंदी में बोलिए। తెలుగులో మాట్లాడడానికి ట్రై చేస్తాను. బికాస్ ఉద్దేశం ఏంటంటే పార్టీ ఉద్దేశం ఏంటంటే we want minimum governance, maximum freedom. మన దేశంలో ఇప్పుడు ఉన్న పార్టీస్లో this is the only liberal party. ఇంకా ఈ ఎజెండా ఆల్మోస్ట్ 30 years ఆఫ్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఉంది. ఇంకా ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ వర్క్ చాలా బ్రెయిన్ స్టార్మ్ చేసేసి ఇప్పుడు వీఆర్ ఏబుల్ టు ప్రెజెంట్ ఈ పర్టికులర్ ఎజెండా టు ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇది వరకు మనకి ఆప్షన్ లేదు. సో ఈ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఉన్నది కాబట్టి వీఆర్ సజెస్టింగ్, వీఆర్ రిక్వెస్టింగ్ పీపుల్ ऑफ इंडिया कैन स्पीक इन हिंदी. हम चाहते हैं कि भारत के लोग इस एजेंडा को पढ़ें, क्योंकि ये एजेंडा जो है बहुत स्ट्रॉन्ग एजेंडा है. ये भारत को सोने की चिड़िया आने वाले 10 साल में बना सकती है. और ये तेलुगु माध्यमांचल है.
ये हमारी लोकल टीम है, उनको भी वो तेलुगु नहीं आती। సో ఈ ఎజెండా ద్వారా మనం భారతదేశాన్ని ఒక బంగారు బర్డ్ లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయొచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద జర్నలిస్ట్ కమ్యూనిటీ, ఆల్సో ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా టు రీడ్ దిస్. నౌ ద లీడర్షిప్ టీమ్ విల్ బి మేడ్. ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లోనే మనం లీడర్షిప్ టీమ్స్ బిల్డ్ చేస్తాము, డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో కూడా చేస్తాము. వి విల్ గో అక్రాస్ ద స్టేట్. ఎక్కడైతే లీడర్స్ లిబరల్స్ని మనం ఫైండ్ చేయగలిగితే వాళ్ళని తీసుకుంటాము. ఎవరైతే లిబరల్స్గా ఆలోచిస్తారో వాళ్ళని కూడా మనం గైడ్ చేస్తాము, కోచ్ చేస్తాము. ఈ లీడర్స్ వచ్చేది ఎక్కడి నుంచి రారు, మనలోంచి రావాలి. ఎందుకంటే ఈ గవర్నమెంట్ అనేది మన ఇట్స్ అవర్ సర్వెంట్. గవర్నమెంట్ ఈస్ అవర్ సర్వెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అవర్ బాస్. ఈ గవర్నమెంట్ని మనం బాస్లా చూడకుండా వీ హ్యావ్ టు ట్రీట్ దెమ్ లైక్ అవర్ సర్వెంట్స్. అండ్ దిస్ party has that option in front of you. Thank you. अच्छा, सवाल जवाब अगर हो तो ये आप पूछ लीजिए. ये हमारे यहाँ पे चाय ऑर्डर करने गए, आप थोड़ा सा 1 मिनट इंतजार, चाय आएगी शायद. पर आप सवाल पूछ सकते हैं. एनी क्वेश्चन, सवाल. हत्या बंद हो सकता है क्या भारत में, स्वर्ण भारत पार्टी की तरफ से? क्या गौ हत्या? गौ हत्या, बहुत अच्छा सवाल. अच्छा, गौ हत्या क्या होती है ये आप देखिए. गौ हत्या कुछ लोग मानते हैं कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए. अब हमारा ये उनके ऊपर निर्भर है. जिसकी गाय है वो अपनी गाय को ध्यान से रखे, अपना मैनेज करे. अब जिसका जो बिलीफ है, हमारी पार्टी का ये सेकुलर पार्टी है, कंप्लीटली सेकुलर पार्टी, कि स्टेट और रिलीजन ये दोनों अलग क्षेत्र है. स्टेट का जो काम है वो सिर्फ हमारा पुलिस, जुडिशरी और ये सब काम है. रिलीजियस काम जो भी जिसका बिलीफ है, हमें उसमें कोई कमेंट नहीं करना पार्टी की तरफ से. अगर कोई गौ को माता मानते हैं उनका अधिकार है, कोई गौ को माता नहीं मानते हैं वो उनका अधिकार है. हमारा इस पे कोई कमेंट यह रहेगा कि गौ हत्या से हमारा कोई संबंध नहीं है. आप पर्सनली जो करना चाहें आप कर सकते हैं. हमारी पार्टी सिर्फ ये चाहती है कि किसी आदमी के ऊपर वार ना हो. हम ये चाहते हैं कि किसी भी चीज के बहाने हमारे देश में एक दूसरे के ऊपर हम वार ना करें. हम एक भारतीय हैं, हम एक भारत के एक नागरिक हैं और हम एक आजाद देश के नागरिक हैं, जिसमें हर आदमी का पूरा अधिकार है कि वो जो सोचे, जिस प्रकार से सोचे, जिस प्रकार से करे, उसका वो करने को अधिकार है. तो इस तरह से जिसके पास जो बिलीफ सिस्टम है, जो विश्वास करते हैं, आप उसमें आप शौक से कीजिए. परंतु किसी को, दूसरे को वो जो करना चाहे उससे आप रोकेंगे तो आप भारत को एक गुलाम देश बना देंगे. इस भारत देश को गुलाम देश मत बनाइए. यही हमारा आपसे अनुरोध रहेगा कि भारत को एक आजाद देश बनने दीजिए, जिसमें हर आदमी, इतने प्रकार के हमारे यहाँ पे लोग आए हैं, हजारों साल से हमारा एक मेल्टिंग पॉट. इस मेल्टिंग पॉट में सब प्रकार के लोग हैं और हमें सबको इक्वल अधिकार देना है. हर एक आदमी का इक्वल अधिकार है कि वो जो करना चाहे करे. परंतु किसी का भी अधिकार नहीं है कि दूसरे आदमी को अत्याचार करे कि यदि वो कुछ करना चाहे. ये हमारा हो गया संक्षिप्त में आपका गौ हत्या के बारे में. यहाँ पे हर आदमी इक्वल नागरिक है. अगर कोई चलाना चाहता है अपनी फैक्ट्री किसी काम के लिए, उसका इक्वल अधिकार है. और जो आदमी ये पार्टी फोन करनी पड़ी क्योंकि उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, हमने ये प्रस्ताव उनको भेजा हुआ है. ये सब प्रस्ताव తెలంగాణలో ఆగిపోవాలి. పార్టీ విజయన్ అయింది, నేను ఏమేమి చేసుకున్నాను ప్రోగ్రామ్స్ అదే వాళ్ళు విజయన్ అనేది చెప్తే మనకు అర్థమైంది కదా. मधु बोले उनका भी आपका भी है. They first took a strong leadership team around to air weighted to air working. आप में से आके बोलिए So तेलुगु बोल सकते हैं.
once we have a strong leadership team as an alternative to the people of Telangana, then definitely we can announce this as an alternate party. We are announcing as of today, but we'll be showing that as a viable alternate where we can win. We have to show them as a winnable party. We cannot win a election with only few leaders. So we are going to have 1,000 leaders across India who will contest the MP level, will be available for contesting for the MP level elections. So we will then కొంతమంది బ్యాక్వర్డ్ కావచ్చు ఎలక్షన్స్ లో లాస్ట్ మూమెంట్ లో కొన్ని టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ ద్వారా కూడా ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు కాబట్టి వీ హ్యావింగ్ ఏ బ్యాకప్ ఆఫ్ లీడర్స్. సో మా ఫస్ట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ పార్టీ ఎజెండా మేము వేరే పార్టీస్ కూడా పంపించాము, నేషనల్ పార్టీస్, లోకల్ పార్టీస్ యాజ్ బట్ దే హ్యావ్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ఐడియా బికాస్ దే వాంట్ టు గో విత్ దేర్ ఓన్ ఎజెండా. వాళ్ళ ఎజెండా ద్వారానే పోతారు కాబట్టి దే డోంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ అవర్. సో అది యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల మేము పార్టీ ఫామ్ చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఒకవేళ ఇఫ్ టుడే पार्टी आई है और आगे जाएगी और आपका ये जो मैसेज तो लोग आएंगे और ये भारत बदलेगा, वरना नहीं बदलेगा. यदि हम आके इस प्रकार से बोल दें और आप लोग इसके बाद चुप बैठे रहें, भारत में कुछ नहीं होने वाला. सो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है. ये फंडामेंटल चीज का ये कहते हैं ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि प्रेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्लेन बोथ साइड्स. यानी कि ये गवर्नमेंट कहती है और ये दूसरा लोग कहते हैं. इस प्रकार से आप अगर लोगों को प्रेजेंट करेंगे तो लोग समझेंगे, फिर आप पूछेंगे और उसके बाद आगे बात बढ़ सकती है. एनी अदर क्वेश्चन, सवाल? एनी पार्टी वी आर ट्राइड फॉर 15 years टू टाई अप विद अदर पार्टीज. हमने बहुत पार्टियों से संपर्क रखा. हमने कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे. हमने पार्टी बनाई भी नहीं, हमने तो टाई अप की बात भी नहीं की. हमने कहा आप इसको ज्वाइन कर लेंगे. हमें सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप इस एजेंडा को समझिए, ये वर्ल्ड बेस्ड एजेंडा को समझिए और उसको अडॉप्ट कीजिए. हम आपके साथ हैं. ये इनमें से कोई पार्टी इस एजेंडे को ना तो समझने की कोशिश की, ना तो अडॉप्ट करने की कोशिश की. इसलिए हमने ये अब पूरा इंडिपेंडेंटली अपने आप चलने का ठान लिया. अपना हाथ जोड़ के आएंगे और आप अपना रेडी हो जाएंगे. जब तक यहाँ पे 1000 लोग नहीं आते लीडर्स, जब तक लाखों करोड़ों लोगों को मैसेज नहीं मिलता, तब तक इलेक्शन लड़ना फालतू की बात है, बेकार की बात है. परंतु हमारा गोल है कि 2019 तक हमारी ये पार्टी बढ़ जाए. अभी 3 साल बचे हैं, 3 साल 2.5 साल बचे हैं, जिसमें काफ़ी समय है. इसको इस पार्टी का मैसेज आगे ले जाने के लिए समय है. तो 2019 में 350 सीट्स अगर चाहिए, अगर पार्टी को मिलती हैं तो ये देश बदल सकता है. नहीं तो आपको 2024 वेट करना पड़ेगा. सीधी सी बात है. और कोई पार्टी आपको इस आगे नहीं ले जाएगी देश को, मैं आपको गारंटी देता हूँ. यदि आपको सवाल हो एजेंडा के बारे में, आप प्लीज़ पढ़िए और मुझे लिखिए और इनको लिखिए और आपको जवाब मिलेगा. किस प्रकार से कोई सवाल हो उसको जवाब आपको मिलेगा. इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्टीज, रेडिकली डिफरेंट. में भी करप्शन होता है पर उसको भी रेगुलेट करना जरूरी है. प्राइवेट सेक्टर का रोल है कि वो टैक्स दे. टैक्स वाले जो भी हैं वो जाके उनसे मिले हुए हैं और दो नंबर की किताबें होती हैं. 1 बुक फॉर एक्चुअल, 1 फॉर द इनकम टैक्स. ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारा सिस्टम ऊपर टॉप से नीचे तक करप्ट. ये जब सिस्टम चेंज हो जाएगा तो आपका जो इन्फोर्समेंट होगा वो अच्छा इन्फोर्समेंट होगा. ये जो बात फालतू की करते हैं कि अब ब्लैक मनी वगैरह लेके आएंगे, वो कोई लेके नहीं आने वाला है. मोदी गवर्नमेंट कैपेसिटी नहीं है, सिस्टम नहीं है. परंतु ये जो करप्शन हुआ प्राइवेट सेक्टर का ब्लैक मनी वाला, ये पार्टी का जो सिस्टम बन जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो प्राइवेट सेक्टर करप्शन भी बहुत जबरदस्त कम कंट्रोल में आएगा. क्योंकि उनके पास जो आदमी जाएगा इंस्पेक्टर, वो ऑनेस्ट होगा आदमी होगा. आजकल जो आदमी जाता है इंस्पेक्टर सरकार का, वो बदमाश होता है, वो उन्हीं से पैसा लेता है. तो फिर इस प्रकार से आपका प्राइवेट सेक्टर करप्शन बढ़ जाती है, क्रोनी कैपिटलिज्म बढ़ जाती है. तो प्राइवेट सेक्टर करप्शन इसलिए हुई क्योंकि हमारी सरकार में करप्शन हुई. आपकी प्राइवेट सेक्टर, अगर सरकार की करप्शन खत्म हो जाएगी, प्राइवेट सेक्टर की करप्शन भी खत्म हो जाएगी. इट्स इंटररिलेटेड. हर चीज का कारण 2 ही है, आपको बताया थे. पॉलिटिकल स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस और गारंटीड टेन्योर. गारंटीड टेन्योर से जिससे आप आदमी निकाल नहीं सकते रिजल्ट्स अगर प्रोड्यूस नहीं किए, तो उसका इंसेंटिव यही है. अगर आपका प्राइवेट सेक्टर करप्शन अगर मिला और आपका बॉस, तो आप निकाला, तो नए सिस्टम में निकाल पाएंगे. ये आपने इसको पकड़ा क्यों नहीं? आपका ड्यूटी था, वो निकल गया. आजकल तो उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं.
इसका नौकरी पक्का है। आपके नौकर का नौकरी पक्का है भाई, आप क्या करेंगे? इसी द लिंक हर चीज में ये आ जाता है, इससे जुड़ा हुआ है सबके नीचे बैठ के। ये सिस्टम वाइड रिफॉर्म है, आपकी पॉलिसी रिफॉर्म है, फिर सिस्टम रिफॉर्म है। ये सिस्टम वाइड रिफॉर्म 90% एक्सप्लेन करता है भारत की दुर्दशा। ये सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपकी पॉलिसियां चलनी शुरू हो जाएंगी।